Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School, and today we are going to start class 8th political and social life chapter number 1st, the Indian Constitution. Okay, firstly we will see what is a constitution. So for understanding constitution we will take example of football. Okay, a game many of you have probably heard or even played, है ना? सबने किसी ने फुटबॉल खेला है। एक ऐसा गेम जिसमें हमारे पास एक बॉल होती है, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। उसको क्या करते हैं? पैरों से मारते हैं, है ना? और सिर्फ गोलकीपर जो है उसको परमिशन होती है कि वो हाथ से पकड़ सके, अदरवाइज प्लेयर उसको हाथ से पकड़ेगा तो वो फाउल माना जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ गेम दैट इन्वॉल्व्स the players feet. As I said, according to the rules of football, if the ball touches the army any of player except the goalkeeper, then this is considered as a foul. तो अब ये बताओ कि जिसने भी ये रूल डिसाइड किया है, अंडरस्टैंड, कि प्लेयर के अलावा, सॉरी गोलकीपर के अलावा अगर उस बॉल को कोई भी प्लेयर पकड़ता है तो क्या माना जाएगा उसको? फाउल। इट मींस कि वो फाइन लगाएगा उस प्लेयर पर कि आपको अलाउड नहीं है उस गेम में उस बॉल को हाथ से पकड़ना। क्यों? क्योंकि गेम का नाम ही फुटबॉल है, और अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड? रूल क्या है कि अगर प्लेयर हो तो आपको उस बॉल को हाथ से टच नहीं कर सकते, आपको पैरों से मारना है। सेकंड, अगर आप गोलकीपर हो तो आपको बॉल हाथ से पकड़ सकते हो, आपको परमिशन है। अंडरस्टैंड? ये दो रूल जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एंड सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर। कि अगर वो प्लेयर क्या करे कि उस बॉल को पैरों से मारने के बजाय हाथ से पकड़ के 1 बाय 1 किसी को पास करे, तो क्या वो गेम फुटबॉल का गेम रह जाएगा? नहीं, वो तो कोई बच्चों का दूसरा गेम ही बन जाएगा, है ना? तो फिर वो फुटबॉल नहीं होगा। तो फुटबॉल खेलने के लिए हमें क्या करना है? कि सब रूल्स फॉलो करने हैं। कौन कौन से? पैरों से मारना है, हाथ से नहीं पकड़ना। अगर गोलकीपर है तो हाथ से पकड़ना है। अंडरस्टैंड? तो यही रूल डिसाइड करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलरली कौन सा गेम खेलना है। अदरवाइज अगर गेम्स में रूल नहीं होंगे तो कोई भी बता नहीं पाएगा कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो कौन सा गेम खेल रहा है। अंडरस्टैंड? अगर फुटबॉल है हमारे पास, अगर उनसे कैच खेल रहे हैं तो क्या वो फुटबॉल का गेम है? नहीं, फिर वो दूसरा ही गेम हो रहा है ना? तो पर्टिकुलरली किसी भी गेम को खेलने के लिए जो रूल्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेयर। अब ध्यान से सुनना कि जो भी गेम खेल रहे हैं हर एक गेम का डिफरेंट रूल होता है। अगर मैं उसी को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करूं, इन रूल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहते हैं। तो वही से मीनिंग क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन। कि क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल बुक है जो हर एक पर्सन को बताती है कि आपको एक सोसाइटी में रहने के लिए कौन कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलो अप करने हैं। अंडरस्टैंड? और वही मैंने यहां बात करी कि डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट रूल होते हैं। तो बिल्कुल सही कि जितने भी नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उन सब का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना? और वही मैं अगर बोलूं एक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो और एक इंडिया का हो, क्या दोनों सिमिलर होंगे? नहीं, वो दोनों सिमिलर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रूल्स अप्लाइड किए गए हैं वो सोसाइटी भी अलग अलग है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? Understand? Each of these rules according to which they are played, यानी हर एक रूल बताता है कि जो पर्सन है या फिर कोई भी कौन सा गेम जो है वो खेल रहे हैं। ओके, each of these rules help define the game and help us distinguish one game from another। और यही जो रूल्स हैं वो बताते हैं कि ये जो गेम है वो दूसरे गेम से क्या है? डिफरेंट है। ये कौन डिसाइड करेगा? यही
कंस्टिट्यूटिव रूल्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो गेम है दोनों डिफरेंट है। अब मैं बात करूं वॉलीबॉल की और फुटबॉल की, है ना, दोनों में पीछे बॉल, एक का वॉलीबॉल दूसरे का फुटबॉल। डिफरेंस क्या है कि फुटबॉल में हम पैरों से बॉल को मारते हैं और वॉलीबॉल में हम नेट के ऊपर से हाथ से बॉल को मारते हैं, है ना। तो वही रूल तो हमें बता रहे हैं कि ये कौन सा गेम खेल रहे हैं। वही सोसाइटी में हमें बताती है कि कौन सी सोसाइटी पे कौन सा रूल अप्लाइड होगा। तो यही जो रूल्स है वो अलग अलग नेशन, अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग होते हैं। So, as these are fundamental to the game, we can also call them constitutive rules of the game। और इन्हीं fundamental rules को जो कि गेम पे लगाए गए हैं उन्हीं को हम बोलते हैं constitutive rules। और वही जो सेम रूल है वैसे के वैसे अगर हम किसी एक सोसाइटी पे लगाते हैं तो बुलाते हैं उनको constitution। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में जो constitution का मीनिंग है वो है क्या, है ना, एक तरह की रूल बुक है। Like these games, society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kind of society। और यही जो constitutive rules है वो क्या करते हैं, differentiate करते हैं किसमें, कि जो सोसाइटी है वो किस टाइप की है, what kind of a society it is। So, अब हमें पता लग गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता क्या है। एक तरह की, सिंपली डिफाइन करूं मैं तो एक तरह की रूल बुक है जो हर एक उस सोसाइटी के पर्सन को फॉलो करनी होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी मिडिल क्लास वर्कर। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, नीड क्यों होती है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो रह सकते हैं ना, कि ठीक है हमें किसी को हार्म नहीं करना है, किसी को रिग्रेट नहीं फील करवाना है और हम सोसाइटी में क्या हैप्पीली रह रहे हैं, तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, फिर भी पड़ेगी, है ना। तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के उस सोसाइटी में रह पाना बिल्कुल वैसा है जैसे वॉर में किसी एक सिंगल पर्सन का शांति से बैठे रहना। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वॉर में क्या होता है, वॉर के रूल्स है कि अगर आप बैठे तो आप मार दिए जाओगे, और वहीं सोसाइटी में अगर आपको रहना है तो आप वहां वॉर के जो रूल्स है वो अप्लाइड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो वही चीजें इन दोनों को डिफाइन करती है। अब कहता है कि जरूरत क्यों पड़ती है, इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this is consensus is usually available in written form। A written document in which we find such rules is called a constitution। अब क्या हुआ, बहुत बड़ी कम्युनिटीज है, बहुत बड़ी सोसाइटीज है और बहुत ज्यादा लोग हैं वहां, तो हर एक किसी को बता पाना कि आपकी मोरल ड्यूटीज क्या है उस नेशन के लिए। बिकॉज कि जैसे अगर हमें कहीं, हम अपने घर की बात करते हैं, अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि हमारे घर में कोई भी चीज जो है वो इधर उधर ना पड़ी हो। अंडरस्टैंड? अगर कोई चीज खराब है या फिर कोई स्पॉइल होगी तो या तो उसे फेंक देना या उसे चेंज कर देना, है ना। हमें क्या चाहिए कि जो हमारे घर में जितनी भी चीजें हों वो प्रॉपर हों, और वही जो रूल्स है वो एक नेशन के लिए अप्लाई होते हैं। क्यों? जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हम उसको क्या रखें, हम उसको क्लीन रखें, फ्रेश रखें और अलाइव रखें। अंडरस्टैंड? और इसी मॉरल ड्यूटीज के लिए ये जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि सब पर्सन उसको क्या करें, फॉलो करें और एक इक्वली एक सोसाइटी में रहें, कि किसी को हार्म ना करें, किसी को डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव ना करें, किसी की डिग्निटी को हर्ट ना करें, किसी को बैड फील ना करवाएं। ये मॉरल ड्यूटीज हैं हमारी। और वही क्या है, जब एक रिटन फॉर्म में पूरा का पूरे रूल्स जो है रिटन फॉर्म में लिखे गए हो वही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता लगा कि हमें रूल क्यों चाहिए, हमें एक बेसिक लाइफ सर्वाइव के लिए कि हम किसी को कोई हार्म ना करें और ना ही हमें कोई हार्म करे, हम अपनी जो लाइफ है वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से सर्वाइव करें और हमें हर काम की क्या हो, इंडिपेंडेंट हो करने की, हर काम करने के लिए हम इंडिपेंडेंट हो। और उन्हीं के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ बेसिक रूल्स चाहिए। वही जो रूल है इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। तो बेसिकली लाइफ सर्वाइव के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने होंगे और वही रूल हमें कौन देता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है सबकी इंडिपेंडेंट के लिए। इसीलिए एक सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड जो है वो जरूर पड़ती है। अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता
तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि मोस्ट ऑफ द वायरल टॉपिक क्या है, इक्वलिटी का, कि हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है, बट कहीं ऐसी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इक्वल क्या नहीं करती, उनको इक्वल उनसे बिहेव नहीं करती। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि ऑल पर्सन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉज, है ना, कि कानून के सामने हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है। तो अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करते हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको पनिश किया जाएगा। अकॉर्डिंग, अंडरस्टैंड? तो यही सारे रूल्स किसमें लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, जो कि जरूरी है। बट इट, तो आपको यह पता चला कि जो रूल है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों एक कंट्री को जरूरत पड़ती है। Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? है ना, क्वेश्चन आता है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी ने तो लिखा होगा, किसी ने तो सोचा होगा। अंडरस्टैंड? तो बात करें लिखने की, तो ये लिखा किसने था, जिसने जिनकी राइटिंग है, हैंडराइटिंग, इसकी हैंडराइटिंग है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की। किसकी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की हैंडराइटिंग में लिखा गया है। और जिन्होंने ये लिखवाया है वो है B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रस्ताव से ही वो लिखा गया है। उन्हीं की सारी जो लॉज थे, डिसाइडेड थे कि हाँ हमें ऐसा लिखना है, और जो हैंडराइटिंग है वो है प्रेम बिहारी नारायण की। अंडरस्टैंड? तो अब तक अगर हम समझ रहे थे कि उन्होंने लिखा है, कि उन्होंने अंबेडकर जी ने लिखा है, तो नहीं, लिखने वाला अलग पर्सन है और बताने वाला अलग पर्सन है। अंडरस्टैंड? इसीलिए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सो in this chapter we will discuss both this issue and also look at the key feature that is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. Understand? अब ये जो बुक है पूरी की पूरी आपकी पॉलिटिकल साइंस की, ये बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, उनके रूल्स और उनकी जो फाइल्स है उन पर डिपेंडेंट है ना। तो जब तक पूरी बुक कंप्लीट होगी, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ये तो ना एक दिन में लिखा गया, और ना इसका जो आइडिया था सिर्फ एक दिन में आया, ना ही ये बहुत कम समय में हुआ है। इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगा, और जो इनकी असेंबली थी उसमें भी सिर्फ एक दो लोग नहीं थे, करीबन एस्टिमेट 30 to 40 पीपल थे उसके अंदर, उस असेंबली के अंदर, जिन्होंने ये आइडिया डिसाइड किया हमें क्या करना है, हमें अब एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया कहां से। तो हमसे पहले जो कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुके थे, जैसे कि अमेरिका बात करो, फ्रांस की बात करो, और उस वक्त क्या हुआ था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जिस बेस पे हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम था, और फ्रांस जो है, फ्रांस वो ऑलरेडी रेवोल्यूट हो चुका था, वो इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो जो एक इंस्पिरेशन आई थी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से आई थी, क्यों सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल अप्लाई हुआ था वो फ्रांस में ही हुआ था। जो रेवोल्यूशन की जो चिंगारी थी वो फ्रांस में ही लगी थी। उसके बाद वो जो आइडिया था वो स्प्रेड होने लगा, और एट द एंड वो क्या हुआ, इंडिया में पहुंचा। और इंडिया में जो इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्या चाहिए, हमें अपनी कंट्री के लिए बिल्कुल वैसा ही कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो इसकी जो पीपल है, जो इसके लोग हैं, उसको क्या करे, एक टारगेट दे कि हाँ जो आपका लाइफ का मोटो है, आपकी जो मोरल ड्यूटी है, आपको इन्हें फॉलो करना ही है, जिससे क्या हो, जिससे इस पूरी सोसाइटी में इक्वलिटी जो है वो बनी रहे। अंडरस्टैंड? तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से की फीचर हैं, कौन कौन से लॉ है, कौन कौन से आर्टिकल है, क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, किसने लिखा गया, कैसे लिखा, और कितने दिनों में ये लिखा गया, वो सब हम इस चैप्टर में स्लोली डिस्कस करेंगे जैसे ही वो पॉइंट आएंगे। ओके, बहुत कुछ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। Understand? Today most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have constitution, it is not necessary that all countries that have constitution are democratic. अब जैसे कि हम देखते हैं कि आज की बात करें, है ना, प्रेजेंट टाइम की बात करें, मोस्टली सब कंट्रीज में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
बट हम ये कंफर्मली हम ये नहीं कह सकते कि जिस भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एंशिएंट टाइम का, है ना, अगर मैं लेता हूं मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम लेता हूं मैं फ्रांस का, ओके, तो क्या हुआ था फ्रांस में रिवोल्यूशन होने से पहले जो मोनार्की थी वहां क्या कर रही थी, वहां रूल कर रही थी, तो उन्होंने भी बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल बुक ऐसी बनाई थी जहां पे कुछ रूल डिसाइड किए गए थे, बट जो वो रूल थे वो किसके थे, अकॉर्डिंग टू मोनार्की, और उसका बेनिफिट किसको हो रहा था, मोनार्की को हो रहा था। तो क्या उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी ला रहा था, नहीं, वो डेमोक्रेसी नहीं ला रहा था। और प्रेजेंट की बात करें, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए, वो पब्लिक के लिए, हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो एक मिडिल क्लास वर्कर, सबके लिए इक्वली वो जो रूल है वो फॉलो करने हैं, ये कहलाते हैं डेमोक्रेसी। अंडरस्टैंड? तो समझ पा रहे कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीन क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स several purpose. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in, or put another way, a constitution tell us what the fundamental nature of our society is. अब जैसा कि मैंने कहा कि जिस टाइप का गेम होगा उस टाइप का रूल भी होगा, है ना। तो बेसिकली रूल क्या करते हैं, हमें डिफाइन करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा गेम किस तरह का है। वही जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है कि जो सोसाइटी है वो किस टाइप की है। अंडरस्टैंड? तो जिस टाइप की सोसाइटी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है वही उस टाइप होंगे। अंडरस्टैंड? अब अमेरिका की बात करूं तो वहां रिलीजन डाइवर्सिटी इतनी नहीं है, तो उनके लिए रूल बेसिक है कि आपको वो नहीं करना, आपको वो नहीं करना, है ना। तो वही अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ डाइवर्सिटी रिलीजन की कि यहाँ इतने सारे रिलीजन है कि वर्ल्ड में और कहीं नहीं है ना। इंडिया इज द ओनली एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। अंडरस्टैंड? और दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ के जो रूल्स है वो बहुत सारे हैं और सबके लिए इक्वल है, किसी एक के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, सबके लिए जो रूल्स है वो इक्वल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। अंडरस्टैंड? सो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि जो सोसाइटी किस टाइप की, जैसा कि मैंने पहले बताया। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. अब क्या होता है, एक कंट्री क्या करती है यूजुअली, अब क्या होता है, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे रिलीजन है ना, बहुत सारे जो रूल्स हैं, हर कोई पर्सन जो, हर कोई जो लोग है उनका जो माइंडसेट है वो अलग अलग है। अंडरस्टैंड? और क्या है कि वो अपने जो रूल्स हैं वो किसी और पर अप्लाई नहीं कर सकता और ना ही कोई एग्री करेगा कि अगर मुझे कोई बोले कि नहीं आपको सिर्फ यही फॉलो करना है, तो क्या मैं उसके लिए प्रेशराइज होऊंगा अपने आप को? नहीं, मैं नहीं करूंगा, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे क्या बोला है, मैं वही रूल फॉलो करूंगा जो मुझे चाहिए, जो मुझे मेरे काम के। अंडरस्टैंड? तो इससे क्या हुआ, जो लोगों में आपसी डिस्प्यूट है वो बढ़ने लगा था, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो इसलिए एक यही रीजन था और यही भी कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए, वो सबके लिए इक्वली है कि सभी लोग उनको फॉलो करते हैं और कोई नहीं कहता कि नहीं ये रूल हमारे लिए सही नहीं है, सबके अकॉर्डिंग वो सही है। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। अब ये एक बात सोचो, जनरली सोचो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है ना, और इसमें कितने रिलीजन हैं, और हर एक पर्सन की अगर माइंडसेट की बात करें तो हर एक पर्सन की थिंकिंग बिल्कुल अलग है, हर दूसरे से अलग है। तो जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, है ना, उसके लिए सब एग्री करते हैं। अब इसमें जितने रूल है सब फॉलो कर ही रहे हैं अब तक, तो इनके माइंड में ये आइडिया आया कैसे कि हमें कौन कौन से रूल अप्लाई करने हैं जिससे जो सभी पर्सन है वो एग्री करो। आज हम देखते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके लिए कोई डिसएग्री करता हो, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल से एग्री करते हैं। तो इनको कैसे पता लगा होगा कि जो इंडिया में इतने टाइप के लोग हैं और सबको क्या करना है, सभी के लिए ऐसे रूल बनाने जो जिस बात पे सब एग्री हो। क्या ये सोच पाना एक दिन के लिए पॉसिबल है? नहीं। तो फिर क्या होता है कि जब हमने कोई बुक लिखी, अंडरस्टैंड, तो उस बुक में पब्लिश होने के बाद जितने भी चेंजेस है उसको क्या करते हैं, फिर बाद में अपडेट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये रूल बुक एक बार में कंप्लीट नहीं हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में पूरा नहीं हुआ, कम से कम 2 से 3 बार क्या हुए, इसमें चेंजेस हुए, अपडेट हुए जिनको हम कह सकते हैं। तो तब जाके ये आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली एक परफेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन पाया है।
है ना, कि जैसे वहां की सोसाइटी चाह रही है कि जैसा गवर्न सिस्टम हो बिल्कुल वैसा ही है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे आल बिलीव्ड द कंट्री शुड अपहोल्ड। और ये बात अगर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ पब्लिक के लिए रूल नहीं है, लॉ के लिए भी है कि एक गवर्नमेंट को कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए और एक गवर्नमेंट की जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है, कि इससे ज्यादा जो लिमिट्स हैं वो गवर्नमेंट क्रॉस नहीं कर सकती और इससे कम आपको पब्लिक को सर्व नहीं करना है। अंडरस्टैंड? हर एक पर्सन के लिए, हर एक क्राइटेरिया के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स हैं, वो भी रिटन, है ना, हाथों से लिखे गए हैं। ओके, इन 1934 क्या हो रही है ये? अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारे लिए क्या लिखा गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। क्या लिखा गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। उसके बाद हमने बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होता है, ठीक है, और क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन को नीड आती है। और हमारे पास ये भी था कि ये सब स्टार्ट कहां से हुआ और क्या क्या जो प्रोसेस था वो इनको फॉलो करना पड़ा। उसी में एक कि इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नाम आपको याद रखना है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि डायरेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बन रहा, क्या अप्लाई कर रहे हैं, पहले असेंबली बुला रहे हैं। अब असेंबली का आइडिया भी कहीं ना कहीं आया होगा, बिल्कुल ये आया फ्रांस की जो डेमोक्रेसी थी, फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया है कि हाँ पहले हमें क्या करनी चाहिए, हमें एक असेंबली बनानी चाहिए उतने पर्सन की, कि जो अलग अलग असेंबली होगी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग डाइवर्सिटी से लोग आएंगे, है ना, उनके जो सीनियर्स है, लीडर्स है, वो आएंगे और फिर हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें कौन कौन से रूल अप्लाई करने चाहिए। अब जैसा कि ये फ्रांस पे इंस्पायर्ड था उनसे, तो वहां कैसा हुआ था, बिल्कुल कि जब मोनार्की सिस्टम एकदम पीक पे था, है ना, और वो डिस्ट्रॉय होने ही वाला था, उससे पहले एक तरफ क्या चल रहा था, एक तरफ चल रहा था बाहर रेवोल्यूशन, और अंदर ही अंदर जो हॉल था उनका, जिस हॉल पे सारे क्या करते थे, प्राउड करते थे, वर्साई का, प्लेस ऑफ वर्साइल, वहां एक ऐसा हॉल था जो उनकी शान का प्रतीक था। उसी के एक हॉल में एक असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो क्या करेगी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी फ्रांस के लिए। और वहीं से जो आइडिया आया वो यहां आकर आया कि हमें क्या करनी चाहिए, हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए। तो देख रहे हो कि आइडिया जो स्प्रेडिंग है वो कहां से हो रहा है, वह फ्रांस में था और इंस्पायर्ड क्या कर दिया, ऑल ओवर वर्ल्ड को कर दिया है। सो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कब की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, this assertion for an independent constituent assembly form only of Indians gained momentum and this was convened in December 1946। तो अब हमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी फॉर्म कब की गई थी, कन्वेंट इन दिसंबर 1946, 46 में कन्वेंट की गई थी, कौन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंड ये आर इंपोर्टेंट फॉर अस, है ना। तो कुछ ऐसा हॉल था। अब ये कौन सा हॉल है, ये जो प्रेजेंट में पार्लियामेंट हॉल है ना, उसी के अंदर का एक हॉल है जहां ये पूरी की पूरी असेंबली थी। सिर्फ एक पर्सन नहीं, कम से कम 30 to 40 पीपल्स हैं यहाँ जो सब डिसाइड कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, जो कि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है और कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। अब वही अब ये डिसाइड कर रहे हैं, हम तो कर चुके, ये तो लेट हो गए। अंडरस्टैंड? ये पूरी की पूरी फोटो है जो असेंबली बनी थी, इतने सारे लोग थे असेंबली बनाने वाले और उसमें से कुछ को लीडर चुना गया, फिर उसके बाद में एक टेम्पररी लीडर चुना गया कि क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India। इसके लिए बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, कि अंग्रेजों को फ्री कर दिया है। अब उनके बाद जो पूरी की पूरी लीडरशिप किसके हाथ में आ जाती है, इंडियन पीपल के बीच में। तो अगर
ऐसा पंगा ना हो, क्या ना हो कि कोई दूसरा पर्सन सोचे कि हाँ जो अब ये रूल कर रहा है ये सिंगल एक पर्सन है। अगर ऐसा ना हो तो क्या करें, हम पूरी एक असेंबली बनाएं और असेंबली में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि अगर कोई भी सिंगल पर्सन जिसको हम प्रेसिडेंट बनाए तो वो पब्लिक की हेल्प के लिए काम कर सके और उस पर कुछ लिमिटेशन हो, है ना, कि आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इंस्पायरेशन कहां हुआ था, फ्रांस से हो रहा था कि फ्रांस में जो मोनार्की था उसको क्या कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था कि आप उससे ज्यादा अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हो रहा है कि जो भी लीडरशिप करेगा इस पूरे के पूरे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इन चीजों से, इन रूल से कुछ चीजें लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। आपको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो लॉ हो या फिर कोई भी किसी भी टाइप का डिस्प्यूट। Free to shape their destiny at last after 150 year of British rule। कितने सालों बाद, 150 ईयर बाद, जब अपने आप की जो डेस्टिनी है उसको एक फ्री शेप दे रहे हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क with the great idealism that the freedom struggle had helped produce। कि जिन जिन लोगों ने हेल्प करा, कि जो जो टास्क हुआ कि इंडिया ने क्या करा है, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट में, इंडिपेंडेंट नेशन में बनाने के लिए जिस जिस लोगों ने हेल्प करी है, जो जो टास्क दिए हैं, उसी बेस पर डिसाइड किया गया कि अब जो इसकी डेस्टिनी है वो किनके हाथ में, वो इंडिया के लोगों के हाथ में। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोबारा किसी गलत हाथों में ना जाए तो हमें इसका जो पूरा का पूरा जो वर्कलोड है वो उठाना पड़ेगा। कि हम नहीं चाहते क्या करें कि कोई और इसे पे आकर वापस ब्रिटिश की तरह क्या कर ले, रूल करना स्टार्ट कर दे। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा पावरफुल रूल बुक बनाना है कि वो क्या करे, वो अगर कोई लीडरशिप में ना हो तो भी जो ये देश है कंटिन्यूली प्रोग्रेस की तरफ चलता रहे। एंड यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन द चैप्टर। और पूरा का पूरा जो है ना वो हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा गया, कौन कौन से आर्टिकल है और ये कैसे लिखा गया। अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था फ्रांस का, कि फ्रांस से क्या हुआ था, फ्रांस से हमने एक इंस्पिरेशन लिया किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वैसे एक एग्जांपल है नेपाल का। लेट्स रीड। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस सेवरल पीपल्स स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी, है ना, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, स्ट्रगल करा, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। There was a people struggle in 1990, कब की बात हो रही है, 1990, that stabilized democracy that lasted for 12 years until 2002, है ना। तो 1990 में क्या स्ट्रगल जो है स्टेबलाइज हुआ था, और डेमोक्रेसी कब तक चली थी, 12 इयर्स, यानी 2002 तक चली थी डेमोक्रेसी। एंड देन इन अक्टूबर King Gyanendra sitting the mayest uprising in the countryside as his region began taking over different aspect of the government with the army's assistance। क्या हुआ था, वापस जो किंग ज्ञानेंद्र थे उन्होंने क्या करा, सिटिंग द मोस्ट एंड अपराइजिंग इन द कंट्री साइड एज इज रीजन क्या हुआ, बिगन क्या हुआ, टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद द आर्मी। किसकी हेल्प के, आर्मी के असिस्टेंट की हेल्प से। क्या हुआ था, स्ट्रगल करा पहले तो लोगों ने वहां, फिर 1919 में इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, कब तक चला, सिर्फ 12 इयर्स तक, 2002 तक। उसके बाद वापस कर लिया था। द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन फरवरी 2005। इन नवंबर 2005 द मोस्ट जॉइन अदर पॉलिटिकल पार्टी टू साइन अ 12 पॉइंट एग्रीमेंट। क्या हुआ था कि इन्होंने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद जब 2005 में क्या कर लिया इन्होंने, हेड ऑफ कर लिया पूरा का पूरा, और नवंबर 2005 में इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी जिसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसको बोलते हैं 12 पॉइंट एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, 12 पॉइंट एग्रीमेंट। एंड दिस एग्रीमेंट साइन लेट टू द लार्जर पब्लिक एंड इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। किसके लिए डिसाइन हुआ कि जो डेमोक्रेसी और शांति है वो क्या कर दी जाए, नेपाल के लोगों को वापस कर दी जाए। कि जिस आर्मी के बेस पे आपने टेक ओवर करा है ना, उसी आर्मी को पीछे कर लो अब, है ना। क्योंकि हम किसके लिए फाइट कर रहे थे, हमें चाहिए डेमोक्रेसी और पीस चाहिए, जो कि किसी एक किंग के होने पर शायद हमें ना हो, है ना। तो हमें क्या चाहिए, एक रूल, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसकी हेल्प से जो नेपाल है वो पूरा इंडिपेंडेंट हो, डेमोक्रेसी रहे। एंड डेमोक्रेसी
Okay, in 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. और 2006 में आते आते जो लोगों का मूवमेंट था, एक तरह से रेवोल्यूशन था, किसके लिए? एक डेमोक्रेसी के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए. It repeatedly refused the small concession that the king made and finally, है ना, जितने भी स्मॉल कंसेशन है उनको सबको फ्री कर दिया. एंड फाइनली अप्रैल 2006 द किंग रिस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. क्या हुआ? उन्होंने रिस्टोर कर दिया वापस जो भी पहले चल रहा था, है ना, कि क्या करूंगा मैं, अब अपना शासन छोड़ के एक गवर्नमेंट जो है वो बनाने की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं. इन 2008 नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की. क्या हुआ? मोनार्की को डेस्ट्रॉय करके, एबोलिश करके द अबोव, है ना, वापस डेमोक्रेसी आ गई. और जो भी ये फोटो है, द अबोव फोटो शो सीन्स फ्रॉम द पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006. अब देखो 2006 तक आते आते हमारे पास अच्छे कैमरास भी थे और न्यूज थे, वो चारों तरफ स्प्रेड हो रहा था, मतलब इजी था कम्युनिकेशन. तो क्या फोटो आई हमारे पास, कौन सी? जो नेपाल में मूवमेंट हो रहा था, एक तरह से बोलेंगे रेवोल्यूशन, बिल्कुल वैसा ही रेवोल्यूशन जैसा फ्रांस में हुआ था. अब क्या कहते हैं, जो रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो हम कहते हैं फ्रांस को हिस्ट्री में. एंड उसके बाद में जो आइडिया स्प्रेड हुआ लोगों में किसका, फ्रीडम का, वो उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था. तो क्या हुआ, बिल्कुल वैसा ही, वैसे लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हमें तो नहीं चाहिए किंग, हमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट जिसमें क्या हो, जिसमें डेमोक्रेसी और पीस हो. अंडरस्टैंड? And let us try to understand what we mean by this through two constrainting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. कहाँ है? इंडिया के बॉर्डर के नॉर्थ की तरफ. यूनाइटेड रिसेंटली नेपाल वाज मोनार्की. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल व्हिच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1920 reflected the fact that the final authority reset with the king. क्या हुआ था? जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके द्वारा रीसेट किया गया? वो वहां के किंग द्वारा रीसेट किया गया. अ पीपल्स मूवमेंट नेपाल fought of several decades to stabilize democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting the end to the Nepal powers of the king. The people had to write a new constitution to stabilize Nepal as a democracy. अब क्या हुआ कि देखो 1919 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतना पावरफुल नहीं रहा. क्यों? क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन के रहने के बावजूद किसने ले लिया टेक ओवर? किंग ने ले लिया. कौन सा किंग? किंग ज्ञानेंद्र, है ना. तो ऐसा इतना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा वो कि उसके बावजूद किंग ज्ञानेंद्र ने वहां टेक ओवर कर लिया. बट उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ऐसे रूल्स अप्लाई किए गए कि उसके बाद से जो पावर्स है पूरी की पूरी वो किसके बेस पर हो? वो वहां की सोसाइटी पे बेस पे हो, है ना. कि जो सोसाइटी है वो क्या करेगी? वो उस गवर्नमेंट को लीड करेगी और वही जो गवर्नमेंट है वो सबको एक सोसाइटी में, एक सोसाइटी के नोट में बांध के रखेगी कि कहीं ऐसा फिर से ना हो कि कल को नया कोई किंग आ जाए और फिर से क्या करे, हम पर एक मोनार्की स्टेब्लिश करके हम पर रूल करना स्टार्ट कर दे. अंडरस्टैंड? तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें होनी जरूरी है कि अगर आप उसे बना रहे हो, अगर आप किसी रूल को बना रहे हो तो वो अनब्रेकेबल होना चाहिए. अंडरस्टैंड? एक्सेप्शन के अलावा वो चीजें अनब्रेकेबल होनी चाहिए, तभी जो आपकी रूल बुक है वो एक आइडिया जो है पूरा सेट कर पाएगी. अब फुटबॉल के गेम की बात करते हैं हम, तो उसमें ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो ब्रेक नहीं किए जा सकते कि अगर प्लेयर को फुट से खेलना है तो उसको फीट से ही खेलना है, वो उसको हैंड से नहीं खेल सकता. अगर उसको हैंड से खेलना है तो फिर वो दूसरा गेम हो जाएगा. अंडरस्टैंड? तो यही चीजें हैं, गेम को एक गेम की हैसियत से खेलने में क्या करती है? हेल्प करती है और उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the idea of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. Understand? कि जिस constitution जो पहले जिसके लिए लोग फाइट कर रहे थे वो वैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने फाइट करा, constitution आया, पर फिर ऐसा क्या आया कि जो नया किंग है उसने सारा होल्ड कर लिया, है ना. तो इस बार वो चाहते कि ऐसा मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन हो कि जिसके लिए उन्होंने क्या करा है, एंड दे हैव फाइट फॉर, जिसके लिए वो फाइट करेंगे या फिर फाइट किए थे.
The game of football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015, and the caption elaborate on Nepal's struggle for democracy. अब क्या हुआ कि अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको कोई भी नहीं कर सकता ब्रेक। क्यों? क्योंकि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके लिए लोगों ने फाइट की थी। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर फुटबॉल के गेम को हम फुटबॉल के रूल से नहीं खेलेंगे तो फिर वो गेम चेंज हो जाएगा पूरा। फिर क्या मतलब ऐसे गेम का या फिर ऐसे रूल बुक का जो एक गेम को गेम की हैसियत से नहीं खेलने देती। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. क्या करता है? एक constitution है उसका पर्पस ही ऐसा है कि जो उसकी कंडीशन है किसकी, एक पॉलिटिकल सिस्टम की, उसको डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा था कि उन्होंने क्या करा, वापस जो किंग ज्ञानेंद्र था उसने टेक ओवर कर लिया। अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा मजबूत होता तो वो उनको टेक ओवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई रीजन होता ही नहीं। तो उन्होंने क्या करा, उस एक कमजोर जो उनकी वीक पॉइंट को पकड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर उन्होंने क्या कर दिया, रूल स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने सीखा कि हम दोबारा से क्या करेंगे, एक नया रूल बनाएंगे जिसमें कोई भी ऐसा दूसरा आके, थर्ड पर्सन आके उसको टेक ओवर ना कर सके। तो ये एग्जांपल है क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों जरूरी है, क्योंकि वो एक कंट्री की, एक नेशन की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सोसाइटी है, उसको भी क्या करता है, डिफाइन करता है, उसको उसके नेचर को शो करता है। एंड देन इन कंट्रीज that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that government decision making with these societies or with सिंपली मैं समझो कि देखो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो इस पूरे के पूरे रूल को एक्सेप्ट करेगी, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो नेक्स्ट कोई भी वो रूल बनाएंगे वो किसकी बेस पे होगा, पूरा का पूरा उस कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे होगा कि वो उसको ना तो उनकी लिमिट को क्रॉस करेंगे ना ही वो किसी पर्सन की डिग्निटी को हर्ट कर सकते हैं। गॉट इट? So in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provide safeguard against this. कि अगर हमने कोई लीडर चुन लिया, जैसे कि मैंने क्या बोला था कि अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट पावर में आ जाता है जो अपनी पावर का क्या करे, मिसयूज करे, तो क्या करेगा, यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यही जो रूल बुक है उसको बाउंडेड कर देगी कि आप अपनी पावर्स का जो है वो मिसयूज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? जैसे कि राइटर है, राइटर क्या है, कुछ भी लिख सकता है, उसके पास पावर है इमेजिनेशन की, बट क्या है, वो अपनी इमेजिनेशन जो है हमेशा क्या करता है, उसका यूज करता है। और अगर वो मिसयूज करे कि किसी के बारे में बुरा भला लिखना चाहे तो यही कॉन्स्टिट्यूशन उसे क्या करेगा, उस पे लगाम लगाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये किसके अगेंस्ट हो जाएगा, ये फिर लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा कि आप किसी की रिस्पेक्टफुल को, किसी की डिग्निटी को, किसी की सोसाइटी की जो रिस्पेक्ट है उसको हर्ट नहीं कर सकते। इन केस कि आपके पास कोई अच्छा प्रूफ हो, अगर आपके पास प्रूफ है तो उसकी बिना पे सब कुछ पॉसिबल है ना। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप किसी को हर्ट करें डिग्निटी को, तो फिर जो उल्टा जो लॉ है वो आप पर आएगा कि आपने क्या करा है, आपने उसकी डिग्निटी को हर्ट करा है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक है वही डिसाइड करता है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा आके उस अपनी पावर का, जो लीडर हमने चुने हैं अपनी पावर का मिसयूज हम पे ही ना कर पाए। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ रूल उनको फॉलो करने पड़ते हैं। एंड दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन। अब एक क्लासरूम की सिचुएशन है जो बताएगी कि कैसे, जैसे मैंने अभी कहा कि लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है क्लास का, है ना, कि कैसे जो लोग हैं वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं या फिर कर रहे होते कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता। तो वही एग्जांपल जो है, वही पार्ट जो है हम करने वाले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।